मैं हूं प्रियंका संभव। हर शाम को 4 बजे मैं लेकर आती हूं हेलो मनी 9 लाइव सेशन, जिसमें हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं। ट्यूसडेज हमने डेडिकेट किया हुआ है बीमा की बातचीत पर, यानी जीवन बीमा हो, हेल्थ बीमा हो, जनरल इंश्योरेंस हो, या फिर आप जानना चाहते हो कार इंश्योरेंस के बारे में, इन सब पर हम फोकस करते हैं। आज जो मैंने आप टॉपिक चूज किया है वो है हेल्थ इंश्योरेंस का, क्योंकि बिना हेल्थ इंश्योरेंस के अस्पताल में इलाज का खर्चा उठाना मुश्किल है, इतनी महंगाई हो गई है। इसीलिए आपकी फाइनेंशियल जिंदगी को पटरी पर चलते रहने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस होते हुए भी उसका फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि क्लेम एंड मौके पर रिजेक्ट हो जाता है। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों को ये समझना बेहद ज़रूरी है कि किन किन ग्राउंड्स पर हेल्थ इंश्योरेंस रिजेक्ट होता है, उनका वो कैसे ख्याल रखें और ये कैसे इंश्योर करें कि पूरा 100% क्लेम उन्हें मिल सकता है। इस पर सलाह देने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं प्रोमोर फिनटेक की डायरेक्टर निशा सांघवी। CFP हैं निशा, और इंश्योरेंस पर हमेशा ही हमारी गो टू पर्सन रही हैं। तो निशा, थैंक यू सो मच, आज आपने टाइम निकाला। आपसे मैं बात करूंगी, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उससे पहले हम बताते हैं कि हमारे दर्शक हमें सवाल अपने कैसे पहुंचा सकते हैं। तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं अपने सवाल। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9311211874। ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर। इस लाइव ब्रॉडकास्ट के कमेंट बॉक्स, यानी यूट्यूब के ठीक आप राइट में देखेंगे जो कमेंट बॉक्स है, उसमें आप लिख करके भेज सकते हैं कि आप जानना चाहते हैं निशा से क्या है आपका सवाल। निशा दे रही होंगी सभी सवालों के जवाब लाइव। जितने डिटेल में सवाल पूछेंगे और अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे, तो अगर हमसे आपका सवाल इस बार मिस हो गया तो हम अगले बार ले लेंगे। तो प्लीज़ अपने सवाल में सारी जानकारी लिखिए और अपनी जानकारी भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए, लेट्स वेलकम निशा नाउ प्रॉपर्ली एंड लेट्स स्टार्ट आवर कॉन्वर्सेशन। हाय निशा, आई होप आपने अपने आप को अनम्यूट कर लिया हो। और हेल्थ इंश्योरेंस की जब बात आती है तो हमें पता है कि 2 तरह से क्लेम मिलता है, एक होता है कैशलेस और दूसरा होता है रीइंबर्समेंट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? किसे कैशलेस मिलता है, किसे रीइंबर्समेंट मिलता है, ये जरा समझाइए। हेलो प्रियंका, ऑलवेज एन प्लेजर टू डूइंग अ शो विथ यू। थैंक यू। सो क्लेम्स जो है वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है कैशलेस। कैशलेस तभी होता है जब भी आप नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हो। इसका मतलब क्या है, हर इंश्योरेंस कंपनी एक नेटवर्क बना के रखती है नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स जो उनके साथ एम्पायर्ड है। अब वो एम्पायर्ड हॉस्पिटल्स में जाके अगर क्लेम करते हो तो वो एक कैशलेस क्लेम के अंडर आपको मिल जाता है। जस्ट लाइक व्हेन यू चेक इन टू अ होटल और आप रहते हो एक कार्ड स्वाइप करके, तो आपको इंश्योरेंस कार्ड देना दिखाना है और आपकी कैशलेस में ट्रीटमेंट में आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको कैशलेस क्लेम प्रोसेस हो जाता है। कोई पैसा नहीं देना है डिपॉजिट के अलावा। जब भी हम और रीइंबर्समेंट क्लेम की बात कर रहे हैं तो रीइंबर्स के क्लेम में वो इट मींस कि आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में गए हो। हालांकि जानने के लिए समझिए कि आपको कोई डॉक्टर ने कहा कि मैं तो यही हॉस्पिटल में आपका सर्जरी कर सकता हूं, तो और वो हॉस्पिटल जो है वो उनके नेटवर्क में नहीं है आपके इंश्योरेंस पॉलिसी के। तो उस टाइम पे आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके क्लेम डायरेक्टली नहीं हो सकता है, तो आपको क्लेम इंटीमेशन देना पड़ेगा और आपका क्लेम जो है वो रीइंबर्समेंट क्लेम में पे होगा। ओके, सो दोनों ही के प्रोसेस जो है वो पहले से ही डिफाइंड है कि अगर आपको कैशलेस तब मिलेगा जब आपकी इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क में जो हॉस्पिटल शामिल है आप वहाँ इलाज कराएंगे। आप ऐसे हॉस्पिटल में गए जो नेटवर्क में नहीं है तो वहाँ रीइंबर्समेंट मिलेगा। सो पहले मैं रीइंबर्समेंट के बारे में पूछूंगी, क्योंकि अब क्या हुआ कि कैशलेस में तो पेपर वर्क बहुत कम रहेगा। कोई अगर रीइंबर्समेंट प्रोसेस के थ्रू उसको चाहिए होगा वो सारा क्लेम, तो कौन से वो सिचुएशन है जिसमें आपने देखा कि क्लेम रिजेक्ट हो जाता है? तो अगर किसी को रीइंबर्समेंट क्लेम करना पड़ रहा है तो किन बातों का आप बोलते हैं ध्यान रखो, ये एकदम परफेक्ट होना चाहिए ताकि आपको पूरा क्लेम मिले? ओके, ये थोड़ा सा एलैबोरेटेड आंसर रहेगा प्रियंका। जैसे कि हम रीइंबर्समेंट क्लेम की बात कर रहे हैं, मतलब आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में गए हो जहां पर कैशलेस प्रोसेस नहीं हो पाया, इसलिए आप रीइंबर्समेंट क्लेम कर रहे हो। तो इंश्योरेंस कंपनीज का रीइंबर्समेंट का रूल ये होता है कि क्लेम्स जो है आपको विद इन 48 आवर्स टू 7 वर्किंग डेज आपको इंटीमेट करना पड़ता है कि हम क्लेम कर रहे हैं। अगर प्लान सर्जरी है तो आप प्री ऑथराइजेशन लेके भी कर सकते हो या इंटीमेशन देके भी रख सकते हो एडवांस में कि ये तारीख को आपकी सर्जरी होगी। और मान लीजिए कि एक्सीडेंट
ओके, तो सडनली अगर आपको रीइम्बर्समेंट लेना हो तो आपको अपने पेपर वर्क को बहुत ही पुख्ता तरीके से तैयार करना होगा, जो हमें निशा बता रही थी। तो आपको जब हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करना होता है, दो तरीके होते हैं, एक कैशलेस, दूसरा रीइम्बर्समेंट, जिस पर निशा बता रही थी। थोड़ा सा इंटरनेट यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा था। निशा इज बैक। निशा, हाँ, रीइम्बर्समेंट का प्रोसेस बता रही थी, क्या ध्यान में रखना है? सो रीइंबर्समेंट क्लेम के लिए आपको जो ध्यान में रखना है वो है, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त आपने डिक्लेरेशन अगर सारा सही तरीके से किया है या नहीं किया है, ओके। नंबर वन। नंबर टू, अगर प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट है जिसका वेटिंग पीरियड जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके रिलेटेड क्लेम्स आपको नहीं मिलेगा। नंबर थ्री, अगर कोई रेलेवेंट वेटिंग पीरियड वाली एलिमेंट्स है, इसका मतलब क्या है, देर आर एलिमेंट्स जो 2, 3 और 4 साल के वेटिंग पीरियड के बाद ही वो इंश्योरेंस में कवर करती है। 2 साल के बाद आपको कैटरैक्ट, किडनी स्टोन जैसे बीमारियों का कवरेज मिलता है। जब भी आप 3 साल जब भी हम कहते हैं, तो यूटेरस रिलेटेड या जो ऐसी सर्जरीज है जहां पर वो 3 इयर्स वेटिंग पीरियड इंश्योरेंस कंपनी ने लागू किया है, तो वो 3 इयर्स के वेटिंग के बाद ही मिलेगी। और चौथा जो है, हम बोल रहे हैं कि 4 साल का जो वेटिंग पीरियड है, तो 4 साल का वेटिंग पीरियड जनरली कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट, जो नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरीज होती है जहां पर कॉस्ट ज्यादा हाई होता है, उस टाइम पे जो है वेटिंग पीरियड 4 साल के होते हैं। तो आपको ये बहुत ध्यान में रखना जरूरी है कि इंश्योरेंस ले लिया और आपको लगता है कि आपके पास क्लेम मिल जाएगा, लेकिन आपने वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ वेटिंग पीरियड पढ़े ही नहीं, तो उस टाइम पे आपका क्लेम शायद पे नहीं होगा। लेकिन जब मुझे बिल सबमिट करके वो क्लेम लेना है, यानी रीइंबर्समेंट तभी मिलेगा ना जब मैं सारे अपने प्रूफ दूंगी, उसमें मुझे क्या बात का ख्याल रखना होगा? मुझे हॉस्पिटल से क्या एक्स्ट्रा पेपर लेने होंगे? हॉस्पिटल वो पेपर्स भेजेगा या मुझे भेजना होगा? ओके, तो अभी डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको जो क्लेम फॉर्म बोलते हैं हम, वो क्लेम फॉर्म में आपको जब भी उसमें पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। पार्ट बी जो है वो हॉस्पिटल का स्टैंप लगेगा उस पे और सिग्नेचर्स लगेंगे ट्रीटिंग डॉक्टर के। तो ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है जब भी आप क्लेम का पेपर वर्क सबमिट कर रहे हो। तो ये हो गया आपका क्लेम फॉर्म। फिर आपका केवाईसी लगता है, पैन और एड्रेस प्रूफ या आधार जनरली मांगते हैं इंश्योरेंस कंपनीज। आपका कैंसिल चेक लगता है। और उसके बाद जो है आपकी जो ट्रीटमेंट हुई है उसका सारा रेलेवेंट पेपर वर्क। एक एग्जाम्पल मैं कहती हूँ। हमारे क्लाइंट की डॉटर को हॉस्पिटलाइज किया गया क्योंकि उसके चेस्ट में कोई इशू था। तो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन जो था वो एक्सरे की वजह से था। तो उन्होंने वो एक्सरे का डॉक्यूमेंट ही नहीं दिया, तो उस वजह से उनका क्लेम 6 महीने तक पे ही नहीं किया गया। बिकॉज पहला जो प्रूफ करना है कि ये इनको एलिमेंट है और इनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, फर्जी क्लेम नहीं है। तो ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट था जो रिक्वायर्ड था। तो क्लाइंट ने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए लेकिन ये एक्सरे वाला पेपर वर्क नहीं दिया। तो उस वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने कहा, जब तक आप हॉस्पिटल का पेपर वर्क नहीं, जो एक्सरे का पेपर वर्क है वो नहीं दोगे, हम आपका क्लेम नहीं देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया था, आपने वो टेस्ट किए, या एक्सरे या लैब रिपोर्ट या जो भी हम कहते हैं, सोनोग्राफी, वो सारी चीजें, एमआरआई है, ये सारी चीजें आपने की, तो उसके फिल्म्स या उनकी जो प्रॉपर जो पेपर होती है, वो टेस्ट रिपोर्ट्स जो ओरिजिनल होते हैं वो, उसके बिल आपने इतना खर्च किया, वो दिस इज बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन, एंड देन दैट रिपोर्ट्स आइडेंटिफाइड कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। तो उस फिर हॉस्पिटल का जो खर्चा है वो पेपर वर्क, और जब भी आपने हॉस्पिटल में एडमिशन लिया है तो उसकी जो सारी रिसीट्स है, आप जब भी पैसे पे करते हो तो उसकी एक रिसीट अलग से मिलती है, रेवेन्यू स्टैम्प का होता है, उसके ऊपर हॉस्पिटल का थप्पा होता है कि आपने पेमेंट किया है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो सही प्रॉपर पेपर वर्क एक ओके, फाइल बना के सबमिट कीजिए। सो रीइंबर्समेंट अगर लेना है तो आप जो भी पेमेंट कर रहे हैं उसकी रसीद को आपको सेव करके रखना है, और जब आप वो क्लेम फॉर्म भरेंगे तो देखिए उसमें क्या क्या मांगा जा रहा है, तो बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो क्या निशा, कैशलेस अगर हम नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं तो क्या कैशलेस इससे थोड़ा आसान है? इसमें क्या रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं?
सो प्रियंका, कैशलेस जनरली हम भी एनकरेज करते हैं कि कैशलेस कर लीजिए, तो उसी उसी वक्त सामने सामने आपको पता चल जाता है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो उसका जो हॉस्पिटल का जो टीपीए डेस्क है, इसमें ये बहुत ही की रोल प्ले करता है, बिकॉज दे आर द वंस इन बिटवीन यू एंड द इंश्योरेंस कंपनी और द टीपीए। तो टीपीए डेस्क की रोल प्ले करती है, और आपको जो डॉक्यूमेंटेशन जो आपने सबमिट किया है, बिकॉज उनको डायरेक्टली एक्सेस होता है हॉस्पिटल से, तो वो ओके, तुरंत पेपर वर्क एक्सचेंज हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा और कितना मिलेगा। ठीक है। लेकिन निशा, अगर कोई मान लीजिए कि किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस है और अचानक से कोई दुर्घटना हो जाती है और ही और शी इज़ फोर्स्ड टू गो टू अ हॉस्पिटल जो उनके शायद कैशलेस वाले नेटवर्क हॉस्पिटल में शामिल ना हो, तो वैसे में तो फिर रीइंबर्समेंट का ही सहारा लेना होगा। उस केस में क्या होता है? अगेन द सेम, तो आप कहेंगे डॉक्यूमेंटेशन क्लियरली रखनी होगी हमें? नहीं, तो प्रियंका, बहुत सारे इंश्योरेंस आजकल ओपन है कि अगर हम इंटीमेट करते हैं, थोड़ा टाइम विंडो रहता है बिफोर द ट्रीटमेंट या सर्जरीज करने का, तो बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज आजकल अग्री करते हैं नॉन नेटवर्क में भी कैशलेस अवेल करके देने का। ओके, तो अगर लेकिन हम आपको इंटीमेट इंटीमेट करते हैं वेल करना इन एडवांस। होगा, उनको बताना होगा कि आप यस कुछ यस, ऐसा। इंटीमेशन इज वेरी नेसेसरी। यस, और आपके पास, हम जनरली रेकमेंड करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस डीआईवाई नहीं हो सकता है, आपके पास एक इंटरमीडिएटरी, एक एडवाइजर या एजेंट होना ही चाहिए। इस केस में ये सब में बहुत फायदा हो जाता है। ओके, चलिए, तो क्लेम रिजेक्शन पर हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ सवाल लेकर आएंगे हम अब जो हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं। और अमित राय का पहला सवाल लेते हैं, झारखंड से है अमित का ये सवाल हमारे पास आया था, और अमित पूछ रहे हैं कि क्या हम दो स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ले सकते हैं ताकि अगर एक पॉलिसी का दावा खारिज हो जाए तो हम दूसरी पॉलिसी से दावा कर सकें। ये कानूनी तरीके से सही है या नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट। क्या दो हेल्थ पॉलिसी हो सकती है? क्योंकि हम टर्म प्लान पे बहुत बात करते हैं जिसमें हम टर्म प्लान के बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो निशा, दो हेल्थ पॉलिसी अगर किसी के पास हो सकती है क्या? प्रियंका, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है। तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि आपके पास नंबर ऑफ पॉलिसीज हो सकती है, ओके, लेकिन आपकी जो जब भी क्लेम आएगी तो कैशलेस प्रोसेसिंग जो है वो एक ही पॉलिसी में होगी, सारे पॉलिसीज में कैशलेस प्रोसेस नहीं होगी। तो वो डर के मारे जीना कि मेरा क्लेम शायद रिजेक्ट हुआ तो एक नहीं तो दूसरा दे ही देगा, उसे रादर डू ऑल द डिस्क्लोजर्स डिक्लेरेशंस के साथ और एक ही इंश्योरेंस से लीजिए और अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लीजिए। ओके, सो एक ही पॉलिसी होनी चाहिए आइडियली, आपको लगता है, राइट? यस, क्योंकि पेपर वर्क बहुत बढ़ जाएगा जब भी क्लेम आएगा तभी। ओके, सो अमित, एक ही पॉलिसी रखिए। दो के बारे में मतलब कोई नियम ऐसा नहीं कि आपके पास दो नहीं हो सकती है, लेकिन आपके लिए ये परेशानी होगी, इसलिए निशा कह रही है इजी ये रहेगा कि आपके पास एक ही पॉलिसी हो। आपकी फाइनल एडवाइस, अगर अपने हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम को रिजेक्शन से बचाना है तो निशा सांघवी एज एडवाइजर, एज सीएफपी, क्या एडवाइस देती हैं? ओके, सो प्रियंका, पेपर वर्क जो है, पहले तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिसी खरीदते वक्त आपको डिस्क्लोजर सही करना है, ओके, प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट है तो बताना है। और मान लीजिए कि आप अगर जब आपने पॉलिसी खरीदी है तो आपने उसमें डिडक्टिबल, कोपे, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने पॉलिसी खरीदी है। ये है पॉलिसी खरीदते वक्त। जब भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तभी भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप कैशलेस है, रीइंबर्समेंट आप क्या क्लेम करना चाहते हो उसके, और जब भी पेपर वर्क सबमिट कर रहे हो तो हर चीज का डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट, उस टेस्ट या उस लैब रिपोर्ट्स के रिसीट्स, रिपोर्ट्स ओरिजिनल, और उसके बाद डॉक्टर का जो कंसल्टेशन है, ये एक सीरीज में है, ये आपको लगाना पड़ता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखती है। और फिर कंज्यूमेबल्स करके एक सेक्शन होता है जो नॉन पेएबल में आता है, जैसे पीपी किट हो गया, मास्क हो गया, बैंडेजेस हो गए, थर्मोमीटर हो गए, ये चीजें नॉन पेएबल में आती है जिसको हम कंज्यूमेबल्स कहते हैं। तो अगर आपके इंश्योरेंस में ये नहीं है एज अ राइडर, तो प्लीज राइडर को रिन्यूअल के वक्त ऐड करवाइए। छोटा सा प्रीमियम लगता है लेकिन क्लेम के वक्त काफी अमाउंट वो अप्लाई करती है, स्पेशली जब एक्सीडेंटल क्लेम होता है तभी ये चीजें बहुत ही लागू होती है, क्योंकि बैंडेजेस, ये सारी चीजें जो है, ड्रेसिंग की चीजें, वो कवर नहीं होती है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप ये इंश्योरेंस खरीद रहे हो और क्लेम कर रहे हो, ये जो जर्नी है वो आप कनेक्ट करके ठीक से उसको यूटिलाइज कर रहे हो अपने फेवर में। राइट, तो जो निशा के पॉइंट्स हैं कि डिस्क्लोजर, ये पॉलिसी खरीदते वक्त सारी बातें ठीक से बताएं, कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को नहीं छुपाइए। ट्रीटमेंट
आपका क्या है उस पर क्लैरिटी रखिए, और ट्रीटमेंट का पेमेंट कैसे करने वाले हैं इस पर क्लैरिटी रखिए, उसी हिसाब से प्रोसेसेस, पेपर वर्क जिसमें डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से लेकर सारे टेस्ट ये सब देखिए, कंज्यूमेबल ऐड है या नहीं है, क्योंकि कंज्यूमेबल को लेकर के जब क्लेम आपको मिलेगा तो शायद आपके और इंश्योरेंस कंपनी में इसी बात को लेकर ठन जाए कि भाई आपने तो कंज्यूमेबल के लिए कोई कवर लिया ही नहीं था। इसीलिए कह रही कि अगर नहीं लिया तो आप चेक कीजिए, नहीं है तो उसे शामिल कर लीजिए। वन लास्ट क्वेश्चन निशा, कि अगर कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट करती है एज अ पॉलिसी होल्डर, मुझे लगता है ये अनफेयर है। जैसे अभी प्रोफेसर साहब को लग रहा था, उनका भी हमारे पास फ़ोन आया था, आप फिर क्या करेंगे? वेयर टू गो, व्हाट टू डू, आप कहाँ जाएंगे? क्योंकि कंपनी ने मना कर दिया, और मुझे लग रहा है मैंने तो सब कुछ फेयरली दिया है, क्योंकि कंपनियां भी मनमानी करती। कई बार ये डॉक्टर के एक पॉइंट की सफरिंग फ्रॉम 2 years को भी उठा के कह देंगे कि आपने छुपाया है, और शायद वो कुछ टाइपो हो सकता है, या डॉक्टर जिस तरह से लिखते हैं उस बात को भी उठा लेती हैं। सो प्रियंका, ये बहुत ही टची टॉपिक है, लेकिन इफ योर पेपर्स आर राइट, इफ योर डिक्लेरेशंस एंड डिस्क्लोजर आर राइट, क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता है। अब अगर हम डॉक्टर साहब का केस भी अगर फिर से अगर एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको वो प्रॉपर चैनल फॉलो करना है ऑफ ग्रीवेंस। सबके वेबसाइट पे एस्केलेशन मैट्रिक्स होता है, आपको उस एस्केलेशन मैट्रिक्स को फॉलो करना है और क्लेम सेटल होते हैं। मतलब हम ऑलमोस्ट 15-16 साल से ये काम कर रहे हैं, तो हमारे केस में हमारे एक्सपीरियंस में इंश्योरेंस क्लेम्स रिजेक्शंस बहुत रेयर होता है। अगर आपने ठीक से पेपर वर्क किया है, डिस्क्लोजर किया है, आई डोंट थिंक सो क्लेम्स गेट कैंसिल्ड और रिजेक्टेड। ओके, सो आप कह रहे हैं आप कंपनी के एस्केलेशन मैट्रिक्स में, जहां पर आप अपनी बात को और ऊपर लेकर जाइए, उनसे बात कीजिए, और कंपनी में एक हर कंपनी को ये देना होता है कि अगर आप इस लेवल से सेटिस्फाइड नहीं तो आप किस लेवल पर शिकायत करें, इसको प्लीज़ फॉलो कीजिए। और कंपनी में बिल्कुल भी ना बात बने तो फिर IRDA जाएँ, इंश्योरेंस रेगुलेटर के पास जाएँ, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के पास जाएँ। यस, ओम्बुड्समैन। सो ओम्बुड्समैन, एक इस पे एक डिटेल बताना चाहूंगी प्रियंका। ओम्बुड्समैन में आप तभी जा सकते हो जब भी आप ये ग्रीवेंस मैट्रिक्स पास कर चुके हो, डायरेक्टली नहीं जा सकते। तो ओम्बुड्समैन भी आपको पूछेगा जब भी आप अप्लाई करोगे, तो आपकी खुद की एक डेट आएगी, और ओम्बुड्समैन में आपको खुद को रिप्रेजेंट करना है, कोई और नहीं जा सकता आपके बिहाफ पे। बहुत ही हेल्थ कंडीशन रहा तो आपके बिहाफ पे कोई और आपका फैमिली मेंबर रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन आपका एजेंट या एडवाइजर आपको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। लेकिन हम जनरली कहते हैं कि लेते वक्त ही सही, बी स्मार्ट, बी क्या बोलते हैं, अलर्ट। तो आपको कोई भी क्लॉजेस जो है, अगर आपको वो लगता है कि आपके अगेंस्ट में चल सकते हैं, तो आपको पहले ही फ्री लुक में उसको यूटिलाइज करके आप रिफंड ले लीजिए पैसा। ओके, चलिए, तो खरीदने के वक्त ही सावधानी रखिए ताकि आगे जाकर ये नौबत नहीं आए। और खरीदने के वक्त क्या सावधानी रखनी, जैसा कि निशा ने बताया, डिस्क्लोजर्स, सारी बातें सही सही इन्फॉर्म कीजिए कंपनी को, अपने हेल्थ से जुड़ी सारी बात को अपने फॉर्म में ज़रूर बताइए। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है उसे भी नहीं छुपाइए, तब जाकर आपके पास ऐसा प्लान होगा जिसमें आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आगे जाकर कुछ भी नहीं क्लेम खारिज हो सकता किसी ग्राउंड पर, क्योंकि आपने सब कुछ सच्चाई से बता दिया है उसमें। थैंक यू सो मच निशा, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। फिर मुलाकात होती है। वेरी नॉलेजेबल सेशन, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए, आज का शो यहीं पर बाय बाय कहते हैं। आपको कुछ लोग कह रहे थे कि आवाज़ ठीक से नहीं सुनाई दे रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट। देखिए, इंटरनेट पर तो किसी का बस नहीं चलता है, कोशिश हमारी तो ये रहती है कि आपको आवाज़ एकदम क्लियरली सुनाई दे। नहीं दी तो उसके लिए माफ़ी। अब कल के शो का आपको एक हम हिंट बता देते हैं कि क्या कल हम लेकर आने वाले हैं। दिन में 1 बजे स्टॉक्स पर बात होगी, विपुल सिंह लेकर आएंगे हेलो मनी 9, अनुज गुप्ता है उनके गेस्ट, और आप स्टॉक से जुड़े अपने सवाल पूछ सकते हैं। अनुज गुप्ता सीधा जवाब देंगे दिन में 1 बजे। स्टॉक्स पर अपने सवाल लेकर के जुड़िए हेलो मनी 9 में, दिन में 1 से 2 बजे के बीच में। और अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और म्यूचुअल फंड में जिस तरह के अभी रिटर्न्स आ रहे हैं उन्हें देखकर आपको लग रहा है अरे ये कहाँ निवेश कर दिया, रिटर्न तो बहुत ही सबड्यूड हैं, तो कल इन सबड्यूड रिटर्न में आपका फायदा कैसे है यही समझाने वाले हैं। हेमंत रुस्तगी जुड़ेंगे शाम को 4 बजे मेरे साथ। और अगर आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर भी चाहते हैं सलाह हेमंत रुस्तगी को, तो ज़रूर भेजिए अपने पोर्टफोलियो का डिटेल हमें 9311121874 पर। जितने भी म्यूचुअल फंड्स आपके पास हैं उनकी डिटेल कर भेजिए, तभी हेमंत जी आपके पोर्टफोलियो को एक रिव्यू भी कर पाएंगे। जितनी जल्दी सवाल भेजेंगे उतना बेहतर रहेगा। थैंक यू सो मच। आज हेलो मनी 9 को यहीं पर रैप अप करते हैं। बाय बाय।